नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में पुनः आपका स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों के बीच संविधान का क्रमिक विकास लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग आज जानेंगे संविधान का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1773 और 1784 के अधिनियमों का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत प्रदेशों में प्रशासन और न्याय के लिए नियमित प्रणाली स्थापित करने का था। सन 1773 और 1784 का जो अधिनियम था, वह अधिनियम मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, अपने कंपनी के अंतर्गत प्रशासन और न्याय के जितने भी नियम और प्रणाली है उसको स्थापित करने के उद्देश्य से ये शुरुआत की गई थी। 1833 अधिनियम ने सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के लिए भारतीयों के लिए दरवाजा खोला। 1833 जो अधिनियम है वह अधिनियम क्या है, जो जिसको आप चार्टर एक्ट कहते हैं, और 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो 1833 अधिनियम जो है वह सार्वजनिक कार्यालय और रोजगार के लिए भारतीयों के लिए दरवाजा खोला था। अर्थात कि इसमें, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को रोजगार क्षेत्र में और सार्वजनिक कार्यालय के क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। 1858 ईस्वी, जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, तो इसके अंतर्गत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको हम सही अर्थों में ब्रिटिश राज कह सकते हैं, और जो अभी तक सार्वजनिक जीवन की आधारशिला है। मतलब क्या हुआ कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने क्या किया, तो वो ब्रिटिश ताज के, मतलब कि उस पर अब ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश के सरकार की शासन हो गए। ब्रिटिश वाले के में जो वहां पर लोग बैठे हैं, वही लोग इनसे पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि 1861 को कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम। हम लोग जब विभिन्न अधिनियम को पढ़ेंगे तो उसमें हम एक एक का बेहतर तरीके से वर्णन करें। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, प्रतिनिधि संस्थाओं का बीज बोया गया था। मतलब जो जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया, और यह बीज 1909 अधिनियम द्वारा अंकुरित हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में आई थी, और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। मतलब क्या कि इस अधिनियम के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता था, जैसा कि मैंने कहा था, और उनको यह भी अधिकार था कि विनियमित करने की दिशा में वह कोई कदम उठा सकता है। फिर था कि इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वह यह कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया। तो इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। मद्रास तथा बंबई के जो गवर्नर जो पहले स्वतंत्र थे उसको अपने अंदर कर लिया गया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके फलस्वरूप कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में किस अधिनियम के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। इसके साथ ही भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। मतलब जो जिला प्रशासन का जो रूपरेखा देखते हैं जिला कलेक्टर आर की, वो भारत ब्रिटिश सरकार की देन है। जिला कलेक्टर
भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर की अवधारणा को आरंभ किया था। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। और जिला कलेक्टर की अवधारणा को पिस्ट्स इंडिया एक्ट, जिसको 1784 ईस्वी में लागू हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक दायित्वों का भार 6 सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया गया, जो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। धन्यवाद।